नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश। तो हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे, और कामयाबी हाथों के लकीरों में नहीं माथे के पसीने में होती है। इसलिए मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत में इतनी बड़ी ताकत होती है, मेहनत में इतनी ताकत होती है कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो फिर सूरज की तरह आपको तपना भी पड़ेगा। ठीक है ना। तो चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप लोग के क्या हाल चाल है। मस्त हैं सभी लोग, कैसे हो, चकाचक हो या फिर नहीं है, आप कमेंट करके बताइए। तो बेटा हम लोग प्रश्नावली 10.5 स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हमने पार्ट 1 में 5-6 क्वेश्चन कर लिए थे। बचे हुए क्वेश्चंस को आज की एक्सरसाइज में फिनिश करते हैं। तो चलिए आगे के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको आज की इस वीडियो में क्लियर कर लेते हैं। क्या चलिए, तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन कर लिया था, दूसरा कर लिया था, तीसरा भी हो गया था, चौथा भी हो चुका था, मेरे हिसाब से पांचवा भी शायद हो गया था। पांचवा हो गया था ना? हाँ पांचवा हो गया था मेरे हिसाब से। पांचवा नहीं होता? देखो मैं इसको मुजबानी बता देता हूँ अगर नहीं हुआ है तो। कहता है एक 10.39 फिगर आपके सामने बना है, इसमें ए बी सी और डी 4 बिंदु दिए गए, आप देख सकते हो, जो कि ए सी और बी डी पर एक बिंदु ई इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। यानी ये और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती हैं कि ये जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 130 डिग्री। और आगे ई सी डी भी आपके पास दिया है 20 डिग्री, ये वाला एंगल आपके पास 20 डिग्री दिया हुआ है, जैसा कि आप फिगर पे देख सकते हो। फिर उसने ये कहा है कि बी ए सी कितना होगा। एंगल बी ए सी मतलब ये एंगल आपको बताना है। ये एंगल बताने के लिए अगर हम ये एंगल निकालें तब भी हमारा काम हो जाएगा। अब बात आती है कि ये एंगल कैसे आएगा। बहुत आसान है, आप ध्यान से देखोगे तो जो ये BD है एक रेखा है और ये बना है 30 डिग्री, और ये बचा हुआ कितना होगा, 50 डिग्री। नहीं होगा 50? बोलो 50 होगा या नहीं होगा? कितने लोग सहमत है 50 से और कितने लोग नहीं है वो भी आप लोग कमेंट करके बताइए। मैंने कहा कि ये वाला 130 है तो ये 50 हो जाएगा। कोई बता सकता है क्यों? अरे बकलोलो, मैंने तुमको बताया था कि जब एक सीधी रेखा होती है तो उस पर जो एंगल बनता है, किसी भी एक बिंदु पर जो एंगल बनता है उस वो पूरा क्या होता है, 180 के बराबर होता है। मतलब कि एक जो सरल रेखा पर जो एंगल बनता है वो पूरा होता है 180 डिग्री का। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो BD उसके एक ही तरफ जो पूरा एंगल है वो 180 होता है, जिसमें से उसने इतना दे दिया है कि 30 डिग्री है तो बचा हुआ 50 ना होगा। सिंपल है, तो निकाल लोगे ना ये एंगल कैसे आया। जब ये 50 आ गया और ये 20 आ गया तो आप ये छोटा वाला ट्रायंगल भी आप देख पा रहे होंगे। आप ये छोटा वाला ट्रायंगल भी देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो छोटे वाला ट्रायंगल? आप इस ट्रायंगल को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि अगर ये एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसकी वजह से ये 50 से और 20 से ये एंगल आ जाएगा। 50 20 70 हो गया, 180 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 70 को आपने 180 घटा दिया तो कितना बचेगा आपके पास? ये एंगल आ जाएगा 110। नहीं आ जाएगा? बताइए, आ जाएगा। अब आपको पता है कि हमने पढ़ाया था आपको कि एक ही जीवा के द्वारा बना एक ही तरफ बने हुए कोण जो होते हैं या एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, नहीं होते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो BC है एक ही जीवा है, इसी के द्वारा आप देख पा रहे हो कि ये वाला एंगल बनाया गया है, और इसी जीवा के द्वारा आप देख सकते हो ये वाला एंगल भी बन रहा है। तो इसका मतलब जितना ये एंगल होगा उतना ये होगा, तो एक ही अंतःवृत्त के कोण बराबर होते हैं, इस वजह से ये 110 है तो भैया ये भी 110 हो जाएगा। बस आपके आंसर में यही पूछा था, BAC कितना होगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपने बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा। तो क्या आप मुझे ये बताइए कि क्या मैं इस क्वेश्चन को लगाऊं? बिल्कुल नहीं जी सर जी, बिल्कुल इस क्वेश्चन को हम नहीं लगाने वाले, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। और मैं समझाने लगाने से ज्यादा समझाने पर विश्वास रखता हूँ, क्योंकि अगर आप चीज समझ गए हो तो लगाना कौन सी बड़ी बात है ना। और वैसे भी लगाना कैसे वो मैं इतने क्वेश्चन बता चुका हूं कि अब तो आप एकदम से क्या हो गया, सुपर फास्ट हो गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन को लगाया जाता है, दिया है क्या करना है, सब कुछ मैं बता चुका हूं कैसे करना होता है। तो मेरे हिसाब से लगाने का तरीका आपको पता हो चुका है और मैंने समझा दिया, तो अब लगाना कौन सी बड़ी बात है आपके लिए। ठीक है, ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखते हैं और इस क्वेश्चन में करना क्या है वो जरा ध्यान से पढ़कर करने की कोशिश करते हैं। कहता है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक आपके पास चक्रीय चतुर्भुज ABCD बनाया गया है। तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर 6 को करने के लिए एक हम चतुर्भुज तो बना मतलब एक चक्रीय चतुर्भुज तो बना लें। तो चक्रीय चतुर्भुज बनाने के लिए बेटा हमको एक पड़ेगी जरूरत, किसकी? एक वृत्त की। तो हमने ये एक वृत्त बना लिया, ठीक है ना। चक्रीय चतुर्भुज है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है एक ABCD लिया गया है जिसके सारे शीर्ष किस में होंगे?
जिसके सारे शीर्ष वृत्त पर स्थित होंगे, राइट। चक्रीय चतुर्भुज जिसको कहते हैं ना, चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। तो आइए ABCD एक बना लेते हैं पहले। मान लो हमने ये इसका सेंटर है, ये हमने A मान लिया, एक पॉइंट हमने ये B ले लिया, और एक यहाँ पर मैंने ये C ले लिया, और ये एक D ले लिया, ठीक है ना। इन सभी पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया, मिला देता हूं। चलिए मैं इन सभी पॉइंट्स को मिला देता हूं, इन सभी पॉइंट्स को मैं मिला देता हूं, और एक निर्माण कर लेता हूं, एक क्या, चक्रीय चतुर्भुज का। देखो उसने चक्रीय चतुर्भुज बोला है, उसने ये नहीं बोला कैसा है, तो हमने अपने से बना लिया कि मान लो ये ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। हम ये तो जानते हैं ना कि चक्रीय चतुर्भुज वही होता है जिसके सभी शीर्ष क्या होंगे, वृत्त पर स्थित होते हैं। ओके, आगे उसने क्या कहा है, आगे उसने कहा जिसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। आप देख सकते हो जिसके विकर्ण बिंदु E पर प्रतिच्छेद भी कर रहे हैं। तो आइए इसके विकर्णों को भी मिला देते हैं, जिसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, E पर। उसने ये नहीं कहा सेंटर पर भैया, इसीलिए हमने कुछ वैसा ही फिगर बनाया है ताकि आपको लगे ना, तो सेंटर यहाँ पर है, ये बिंदु E पर प्रतिच्छेद करना है। ठीक है भैया, करवा दिए। अब आगे क्या कर रहा है, यदि DBC 70 डिग्री है, DBC मतलब ये वाला एंगल आपके पास 70 डिग्री दे दिया गया है, ठीक है। ओके, और BAC 30 डिग्री है, BAC 30 है, BAC ये वाला एंगल आपके पास दिया गया है 30 डिग्री है, ठीक है। आगे उसने कहा है तो BCD ज्ञात कीजिए। BCD कितना होगा, BCD मतलब ये वाला पूरा एंगल आपको बताना है पहला क्वेश्चन में। दूसरा में हमें बताना है कि यदि AB बराबर BC हो जाए, पुनः AB बराबर BC, अगर हम अब AB बराबर BC ले ले, मतलब ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई, ठीक है। तो कहता है कि इस ECD भी ज्ञात करो, ECD ओहो, ECD बताना है, पहले बताना है BCD फिर ECD, BCD मतलब पूरा, फिर ECD आधा। अच्छा, एक बार हमें ये पूरा एंगल बताना है, फिर एक बार आधा बताना है। क्या आपके दिमाग में कोई माइंड ब्लोइंग आइडिया आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, मेरे दिमाग में तो आ गया। देखो पहले हमें निकालना है, जो भी निकालना है हम देखो ध्यान से, आप ध्यान से देखोगे CD एक रेखा है, और CD के द्वारा देखो ये बिंदु B पर एक एंगल बना है जो कि 70 दिया था, और ये CD के द्वारा ही बिंदु यहां पर बन रहा है एंगल, कौन से, दोनों ट्रायंगल को देखो, ये CD जो रेखा दिख रही, इसी के द्वारा ये एक एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा, और इसी के द्वारा आप ध्यान से देखोगे तो एक एंगल आपको और दिख रहा है बेटा, कौन सा है, वो ये वाला एंगल दिख रहा होगा, ये वाला, ये भैया। तो आपको पता है ना कि एक ही वृत्तखंड पे बने या एक ही जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड पर बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो आप देखो ये CD वृत्तखंड है, इसके द्वारा यहां पर बन रहा है, इसी के द्वारा यहां बन रहा है, तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तो इसका हल शुरू होता है अब। तो देखिए हल में देखोगे, लिखोगे एंगल ये वाला, ये CAD, एंगल CAD ये बराबर हो जाएगा एंगल ये जो दिया हुआ है BCD, क्या कौन सा एंगल दिया था, BAC है ना, BAC ये 70 डिग्री कौन सा दिया था भैया, 70, DBC, हाँ तो देखो DBC क्यों, क्योंकि यहां पर लिख देंगे एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। आप ऐसे लिख सकते हो, हमेशा याद रखना, कभी भी एक ही जीवा के द्वारा अगर बने हुए कोण होते हैं तो एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, आप पढ़े थे हमेशा। देखो यही जीवा सेम है, तो इसी के द्वारा ये बना, इसी के द्वारा ये बना, अगर कोई और बना होता तो वो भी बराबर इतना ही होता। तो आप देख सकते हो एंगल आपके पास जो CAD होगा बेटा, वो DBC दिया था आपके पास 70 डिग्री, तो यानी कि ये एंगल भी आपका 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पहले प्रश्न का आंसर। नहीं ये नहीं निकालना था भैया, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। ओके, अब आपको पता है कि ये वाला एंगल आपने निकाल लिया 70 डिग्री, नहीं आया 70, आ गया ना 70। अब आपको पता है जब ये वाला एंगल 70 है तो आप देख सकते हो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो यहां पर लिखेंगे क्योंकि ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज
है, अतः हमें यह भी पता है कि इसके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। अब ए दिया है आपके पास, ए देखो ना ये 70 और 30 से मिलकर बना है, तो ए की जगह पे हम 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री नहीं रख सकते हैं, प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो ये 70 30 100 हो जाता है, प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, देन एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100, मतलब एंगल सी आपने निकाल लिया कितना, 80 डिग्री, 80 डिग्री। अब बताओ एंगल सी को मैं बी सी डी नहीं लिख सकता हूं क्या, इस एंगल को एंगल बी सी डी लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या, तब भी तो वही एंगल रहेगा, चेंज थोड़ी ना होगा, ताकि आपके क्वेश्चन में जिस तरह से आंसर दे रहा है उस हिसाब से आ जाए। तो उसने बी सी डी पूछा था हमसे, देखो ना कहता बी सी डी ज्ञात करो, तो बी सी डी आपका एंगल कितना हो गया बेटा, 70 डिग्री। कोई दिक्कत यहां तक, नो दिक्कत। अब उसके बाद उसने एक एंगल और पूछा था, उसने एक एंगल आपसे और पूछा है, ये वाला कितना होगा। अब मुझे बताओ, आधा चाहिए, आधा चाहिए, ओह ओके 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 भैया, आधा एंगल आपको चाहिए, बता रहे हैं आपको आधा कैसे आएगा, बताए दे रहे हैं आपको। आधा एंगल निकालने का एक आइडिया है अपने पास, ये 30 हो गया, ये 70 हो गया, तो ये दोनों का सम कितना होता है, 180। हमें ये पता है कि ये वाला कितना है, ये पूरा 80 निकाल लिए। जब ये पूरा 80 आ गया और आपको पता है ये 70 डिग्री है, तो मुझे ये वाला चाहिए। तो इसको निकालने के लिए मुझे पता है कि अगर मैं ये वाला निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे निकलेगा, वैसे एक एंगल और बच रहा है, कौन सा एंगल है, ई सी डी, ई सी डी, ई सी डी, मतलब ये वाला एंगल, इतना कैसे निकाला जाए। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा पता है इसका, ऐसे आधा कैसे निकलेगा इसका एंगल। ई सी डी पूछा है ना उसने, ई सी डी कितना होगा। अच्छा हाँ, उसने कहा ए बी बराबर बी सी दिया है, एक चीज कंडीशन उसने दे दिया है, ए बी बराबर बी सी। तो देखो उसने दिया है, अब यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर बी सी, ये आपके पास दिया हुआ है, ये आपके पास दिया है ए बी बराबर बी सी। तो आप ध्यान से देखो, ये ए बी है, ये बी सी है, तो आपको पता है कि जब दो एंगल बराबर होते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख दो त्रिभुज, इस त्रिभुज को ले लो ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखो ना ए बी और बी सी भुजा नहीं आ रही है, आप ध्यान से देखो ए बी सी त्रिभुज में ए बी और बी सी आ रही है, तो हमें पता है कि ए बी बराबर बी सी दिया, तो ए बी के सामने कोण कौन सा है, ए बी के सामने ये वाला कोण, ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण, ये वाला कोण कितना है, मतलब कि ई सी बी लिख सकता हूं ना, या ए सी बी लिखूं, चाहे ई सी बात बराबर है, तो इसके सामने का एंगल ए सी बी ये बराबर हो जाएगा एंगल बी सी के सामने का, बी सी के सामने ये वाला एंगल, यानी कि बी ए सी, बी ए सी के, है ना। तब देखो ए सी बी कितना होगा, ए सी बी, तो बताओ एंगल ए सी बी बराबर ये बी ए सी कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री, है ना। अब देखो ए सी बी को मैं ए सी बी कहूं, चाहे ई सी बी कहूं, कोई दिक्कत है क्या, बताओ कोई दिक्कत है क्या। मैं इसको ई, चाहे ए से सी तक जाऊं, चाहे ई से सी तक, कोई दिक्कत है तो ई सी बी भी लिख सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं एंगल ई सी बी बराबर 30 डिग्री, है ना। अब मुझे पता है कि ये दोनों एंगल को मिलाकर, यानी एंगल बी सी डी, बी सी डी किस किसका एंगल था, ये वाला, यानी ई सी डी, एंगल ई सी डी और प्लस एंगल ये वाला, यानी ई सी डी, ई सी डी लिख दें, ई सी डी, ई सी बी, ई सी बी। भाई ये जो पूरा एंगल बन रहा है वो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल से मिलकर बन रहा है। तो बी सी डी आपके पास कितना आया था, अभी देखो यहाँ से आपने बी सी डी निकाला था 80, तो मैं यहाँ पे 80 रख देता हूँ, और बराबर ई सी डी मुझे निकालना है, एंगल ई सी डी रहने तो वैसे ही ई सी डी और प्लस ई सी बी, अभी आपने निकाला 30 डिग्री, तो यहाँ पर हम 30 रख देते हैं। अब 30 को इधर बुला लो, तो 80 माइनस 30 डिग्री बराबर एंगल ई सी डी। तो आप इसको थोड़ा सा क्या करो, यहां से घटा दोगे तो ये 50 डिग्री हो जाएगा, बराबर एंगल ई सी डी, या इसी को आप पलट के लिख दो, एंगल ई सी डी बराबर 50 डिग्री। अब देखो
अरे भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन था यार। हमें पता है कि ये जब इस भुजक बराबर हो गया 30 ये है, तो ये बचा हुआ इतना एंगल कितना होगा 30 होगा। और ये पूरा भी पता था 80 निकाले थे, पूरा ये पूरा 80 था, तो 80 30 निकाल दोगे तो बचा हुआ एंगल ये वाला नहीं हो जाएगा। बात करते हो तो ही निकालना था, सिंपल है ना। बताओ क्या था, कहां नहीं समझ में आया, आगे ना समझ में। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण एक उनके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्ष, विकर्णों के शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो, विकर्ण जो है उनके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो। 7 नंबर देखो ध्यान से, 7 नंबर जरा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। 7 में दिया आपके पास एक वृत्त है, ये बना लो एक वृत्त, और वृत्त का एक सेंटर भी होता है जो कि आप बचपन से जानते हो, नहीं होता सेंटर। अब उसने ये कहा है कि इसके जो विकर्ण हैं वो यहीं से होकर जा रहे हैं, ये लो एक और खींच देते हैं। उसने कहा कि व्यास से होकर जाते हैं ना, तो ये हमने विकर्ण मिला दिए। अब इसके बाद हम इसको मिला देते हैं ऐसे, तो एक क्या बन जाता है, एक चतुर्भुज बन जाए आराम से। ये लो सबके नाम दे देते हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ओ है। आपको पता है कि हमने सेंटर ओ माना था। देखो इसके जो विकर्ण है वो कहां से जा रहे हैं, व्यास से हो, मतलब कि वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है। आप ध्यान से देख पा रहे हो कि नहीं देख रहे हो लाला, बिल्कुल देख पा रहे हो, ओके यहां तक क्लियर। फिर उसने कहा है जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत। हमें सिद्ध करना है कि यह एक आयत है, तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है एक चतुर्भुज ABCD जिसके विकर्ण व्यास से होकर जाते हैं, व्यास से होकर जाते हैं। हमने क्या किया बेटा, जो कह रहा है वैसा हमने कर दिया। हमने क्या किया, एक चतुर्भुज बना लिया जिसके विकर्ण AC और BD जो कि व्यास से होकर जाते हैं, यही दिया है बस, हो गया, कुछ दिया ही नहीं है। आगे हमें सिद्ध क्या करना है उसको भी देख लेते हैं। देखो सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है कि ये ABCD आयत है। हमें इसे आयत सिद्ध कर देना, आयत है। अब मुझे बताओ अगर इसे मुझे आयत सिद्ध करना है तो मैं क्या कर दूं, इसके सम्मुख भुजाएं बराबर दिखा दूं, इसके कोण 90 डिग्री दिखा दिया जाए तो हो जाएगा काम, है ना। और तो कुछ दिया ही नहीं इसमें ना। चक्रीय चतुर्भुज है, इसने ये कहा कि चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है, उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए वह एक आयत है। हमें इसे आयत प्रूव करना है। आयत दिखाने के लिए एक काम तो हम कर सकते हैं, इसके सम्मुख भुजाएं बराबर दिखा देते हैं, और अगर इसके सम्मुख भुजाएं बराबर हो गई तो अपना तो काम हो जाएगा। और हमें यह भी पता है बेटा कि ये इसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को बिंदु O पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद करेंगे। क्यों, आपको पता है, ध्यान समझो कि एक प्रकार से अगर मैं कहूं तो ये जो रेखा है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता है कि यहां से यहां तक की दूरी एक त्रिज्या की बराबर होगी। त्रिज्या है नहीं, देखो ना एक प्रकार से, और ये भी एक प्रकार से त्रिज्या ही है, और ये भी एक प्रकार से त्रिज्या ही है, और ये भी एक प्रकार से त्रिज्या है। तो आपको पता है कि इसके, और जब ये त्रिज्याएं हैं तो आपको ये भी पता है इस सम्मुख ये इसके बराबर है ही, ये इसके बराबर होगा ही। जब सारी भुजाएं बराबर है तो इसके विकर्ण आपस में बराबर है या नहीं है, बताओ। तो यहाँ पर एक दूसरे को बराबर समद्विभाजित करते हैं, तो आपको पता है कि जिस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर समद्विभाजित करते हैं वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। आपने ये पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आज से जान लो, ठीक है ना। तो देखो सिद्ध बहुत आसानी से हो जाएगा। ये लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में क्या लिखेंगे, AO बराबर OC तथा आप ये भी कह सकते हो कि OD बराबर BO, यानी ये वाला पार्ट इसके बराबर, ये वाला इस प्रकार बराबर है। अब यहां लिखेंगे जिस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर समद्विभाजित करते हैं
वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। वह एक क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। अतः आप ये कह सकते हो कि ABCD एक क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है। अब आपको ये पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो दिस सिंपलाइज दैट लिख सकते हो कि जो AB है वो बराबर हो जाएगी CD के, तथा आप ये भी कह सकते हो कि जो AD है वो बराबर हो जाएगा BC के। अब बात आती है इसके सम्मुख कोण 90 डिग्री दिखाने के लिए। तो अगर इसके सम्मुख कोण मुझे 90 डिग्री दिखाने हैं तो उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, मैं इस चतुर्भुज को इस चतुर्भुज के सम्मुख क्या कर दूंगा? हो ठीक है, कोई बात नहीं, सम्मुख भी हमने ये दिखा दिया, ये चीज बराबर है, ठीक है ना। अब उसके बाद हमें ये पता है कि जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं वो आयत नहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है। आप ये कह सकते हो कि ये भुजा इस भुजक बराबर, ये भुजा इस भुजक बराबर, और अगर इसके आगे आप और दिखाना चाहते हो इसके कोण 90 डिग्री तो भी दिखा सकते हो आप। कैसे? आप ये छोटा वाला त्रिभुज ले लो, ये वाला त्रिभुज ले लो, दोनों समवांगसम दिखाने के लिए आपको पता है ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये दोनों में घनिष्ठ, ठीक है ना। इस तरह से भी आप प्रूफ कर सकते थे कि ये बराबर ये भुजा हो गई, ये भुजा इसके बराबर, तो क्या हो गया? सम्मुख भुजाएं बराबर। तो जब आपने इस त्रिभुज को इसके समरूप दिखा दिया तो आपको सर्वांगसम दिखा दिया, तो ये कोण इस कोण के बराबर, तो जब ये कोण इस कोण के बराबर तो आपको पता है ये वाला कोण इस कोण के तो बराबर ही हो गया। तो आप ये कह सकते हो कि इसका कोण का सम कितना होता है? 180 होता है कि नहीं होता? इसका और इसका सम कितना होगा? 180 होगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोण DAC बराबर ये वाला कोण ACB। क्यों? यहां पर लिख दो एकांतर कोण है, एकांतर कोण से, और एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब दिस इंप्लाइज दैट आप ये कह सकते हो कि जो एंगल A है वो बराबर होगा एंगल C के भी। क्यों होगा A और C के बराबर? A जो है वो C के बराबर क्यों होगा? कोई बता सकता है A और C के बराबर क्यों होगा? क्योंकि A C के बराबर इसलिए होगा, A जो है वो C के बराबर इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है कि ये एकांतर कोण है और ये A और C दोनों का सम 180 अंश के बराबर होता है। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ा दिए, ये A और C का सम कितना होगा? 180 अंश के बराबर होता है ना। अब आपने ये देखा कि ये दोनों कोण तो बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो ही जाएगा। भाई जाहिर सी बात है कि पूरा कोण इसके सामने बराबर। या छोड़ो, इसको रहने दो, इसको मत दिखाओ, इसको रहने ही दो, आप इसको रहने ही दो, मत दिखाओ ये चीज, सिर्फ इतना ही काफी आपके लिए। यहां पर लिख देना कि यहां AB बराबर CD तथा AD बराबर BC, अतः ABCD एक आयत है, मत दिखाओ आप उधर, मत दिखाओ, सिर्फ समूह भुजाएं बराबर दिखा दो, बहुत है इतना आपने के लिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक बताइए कहां पर समझ में नहीं आया क्वेश्चन, ठीक है ना। यहां तक आपको क्वेश्चन को कर देना है, ठीक है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन। या अगर दिखाना भी चाहते हो तब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये वाला कोण और ये वाले कोण का सम भी 180 अंश ही होगा, इन दोनों कोण का भी सम 180 अंश ही होगा। क्यों? क्योंकि पता है कि ये दोनों समांतर रेखाएं, ये तिर्यक रेखा है, तो एक ही तरफ की तिर्यक रेखा का सम 180 अंश के बराबर होता है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देख लो। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक समलंब है कि असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय चतुर्भुज है। अब एक आपके पास समलंब चतुर्भुज है, उसकी असमांतर भुजाएं क्या हो? बराबर हो। असमांतर भुजाएं बराबर कर दी गई हैं। एक समलंब बना लेते हैं, एक समलंब, और एक आपको ऐसा समलंब बनाना है जिसके जो ये दोनों साइड्स होंगी वो बराबर दिखे। ये लो, नहीं दिख रही? बराबर दिख रही है, हमने मिला दिया, है ना। उसने कहा है कि एक आपको ऐसा समलंब बनाना है जिसकी असमांतर भुजाएं, यही तो होती है असमांतर भुजाएं, बराबर हो जाए। तो मान लो ये आपका A है, B है, ये C है, ये D है, ठीक है ना। उसने ये दिया है। अब हमें क्या करना है, यहां पर जो दिया है लिख लेते हैं। दिया है समलंब ABCD में कि AD जो है असमांतर भुजा वो क्या है? BC के बराबर, ये दिया है। सिद्ध क्या करना है उसको भी देख लेते हैं। सिद्ध ये करना है कि ABCD चक्रीय है, उसे सिद्ध करना चक्रीय है, तो सिद्ध करना है कि ABCD
एक चक्रीय चतुर्भुज है। यानी अगर मैं इन किसी भी दो का सम 180 से बराबर दिखा दे तो मेरा काम हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, एक काम हम इसमें कर सकते हैं। एक काम ये करना है हमको बेटा, रचना करना होगा। यहां पर लिखेंगे रचना, रचना कर दो। अब रचना बेटा ये करना है आपको कि आपको इसके समांतर, इस रेखा एडी के समांतर, यहां से एक हमने ये रेखा खींच दिया जो कि एडी के समांतर है। तो यहां पर लिखेंगे एडी के समांतर, नहीं हाँ एडी के, या इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है तो आप ऐसे लिख दो, एडी समांतर सी ए बी सी डी ई लिख देते हैं। सीई खींचा, मैंने क्या किया, ये सीई खींच दिया जो कि इसके समांतर है, इस रेखा के समांतर मैंने ये एक रेखा खींच दी है। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां तक? नो दिक्कत। ओके, अब आप जब इसको इसके रेखा के समांतर खींच दिए, अब देखो सिद्ध में, यहां पर अब डालता हूं सिद्ध, सिद्ध में लिखो। सिद्ध में देखना बेटा, सिद्ध में ये देखेंगे कि त्रिभुज चतुर्भुज ए बी सी डी में, नहीं चतुर्भुज ए बी नहीं बल्कि ए ई सी डी में, ए ई सी डी बात कर रहा हूं, ये जो छोटा वाला बना है ये ई सी डी। इसमें हमने क्या किया कि ए डी समांतर है किसके, सीई के, तथा जो ए ई है वो समांतर है डीसी के। भाई ये रेखा इसके समांतर, ये इसके समांतर। और आपको पता है किसी भी चतुर्भुज का अगर एक युग्म भी बराबर और समांतर होता है, या दोनों युग्म अगर समांतर हो गए तो एक समांतर चतुर्भुज होता है। अतः यहां पर आप लिख सकते हो, अतः चतुर्भुज ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है। आप ऐसे भी लिख दोगे, कभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब ये जब पैरेललोग्राम हो गया तो हमें पता है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, तो यहां पर लिख सकते हैं, अतः आप ये भी कह सकते हो कि जो एडी होगा वो अब बराबर भी हो जाएगा सीई के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत? क्या ये रेखा इसके दिक्कत हो गई क्या? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये छोटा वाला त्रिभुज बना है, इस छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इस त्रिभुज की। अब हमने क्या कर दिया बेटा कि जो एडी है ये वाली रेखा हमने इसको बराबर दिखा दिया, और इसने ऑलरेडी इसके बराबर दिया था, तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज बीसीई में या ईबीसी में, ई बी सी में, इसमें क्या है हम ये लिखेंगे EC बराबर BC, यहां पर लिख दो, क्योंकि ये लिखेंगे AD बराबर BC बराबर EC। हमने क्या किया, हमने इसको इसके बराबर था ही, और ये भी इसके बराबर हमने दिखा दिया, तो ये भी दोनों आपस में बराबर ही होंगे, नहीं होंगे? तो अब यहां से हमें ये भी पता है कि इनके सामने कोण भी आपस में बराबर होंगे, नहीं होंगे? तो मैं एक काम करता हूं, इस एंगल को मैंने 1 मान लिया, इस एंगल को 2 मान लेते हैं, इसको 3 और इसको 4, क्योंकि जरूरत पड़ेगी इस एंगल की भी। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब देखो एंगल EC के सामने कोण कौन सा? EC के सामने कोण 1 है, तो इसके सामने का जो एंगल 1 होगा वो बराबर हो जाएगा BC के सामने वाला एंगल क्या है? 2 है, एंगल 2 के। ठीक है ना। इक्वेशन नंबर इसको सेकंड डाल दो। अब इसके आगे का प्रोसेस मैं करता हूं इस साइड में, यहां पे। ठीक है ना। अब ध्यान देखना, लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई, एक रेखा है और 3 और 2 का सम 180 अंश होगा। 3 आपको पता है कि 3 तो 4 के बराबर होगा ही। बताओ क्या 3 के जगह मैं 4 नहीं रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। प्लस एंगल 2 के जगह पे एंगल 1 रख सकता हूं? नहीं रख सकता हूं? बिल्कुल, क्योंकि 2 1 के बराबर था, इसलिए यहां पर लिखेंगे, लिखना हो तो लिख सकते हो कि भाई ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज हमने प्रूव किया था, जिसकी वजह से ये वाला इसके बराबर, और ये ऑलरेडी 2 1 के बराबर था, इसलिए मैंने 2 की जगह में 1 रख दिया। आपको पता है कि 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 को मैं एंगल D लिख सकता हूं, और 1 को क्या लिख सकता हूं? 1 को एंगल, 1 क्या था? एंगल B था, बराबर 180 डिग्री। या मैं इसी को पलट के लिख दूं कि एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। अब यहां पर लिखेंगे अतः जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, या सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग, 180 अंश होता है, वह एक चक्रीय चतुर्भुज होता है।
वह एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। अतः ABCD एक चक्रीय है, एक चक्रीय है। कहां नहीं समझ में आया भैया क्वेश्चन आपको? आपको ये क्वेश्चन कहां पर समझ में नहीं आया? मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। भाई उसने दिया था ये भुजा इसके बराबर है समांतर वाली, हमने इसके समांतर एक रेखा खींच दिया तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया समूह भुजाएं बराबर हो जाएंगी। जब समूह भुजाएं बराबर हो गई तो इसका मतलब यही भुजा इसके बराबर ही हो जाएगी। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर, और आपको पता है कि इन दोनों का सम 180 अंश होगा। 3 4 के बराबर हो क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं इसलिए, और 2 1 के बराबर था ही, यहां से रख दिया। और 4 बोलते हैं डी को, बी बोलते हैं 1 को, तो समूह कोण के 180 से। और कभी भी किसी भी चतुर्भुज के समूह कोण का सिर्फ एक ही युग्म अगर आपने 180 के बराबर दिखा दिया तो वो हमेशा चक्रीय होगा, तो इसलिए हमने चक्रीय लिख दिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके सामने फिगर है, BC पर प्रतिच्छेद करते हैं। 2 वृत्त एक दूसरे को एक बिंदु B पर और एक बिंदु C पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहता है रेखाखंड ABD और PBQ वृत्तों को AD और PQ पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हैं। देखो ये जो रेखा एक खींची गई है ये AD और एक खींची गई है ये PB, तो एक दूसरे को बिंदु कहां पे कट कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो कहता है सिद्ध कीजिए कि जो एंगल ACP है, ACP मतलब ये वाला एंगल, वो बराबर होगा QCD के, QCD के, ये वाले एंगल के। कोई बात नहीं, यहां पर आपको एक रचना करना पड़ेगा। देखो मैं डायरेक्ट इसको प्रूव कर रहा हूं, रचना डाल दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। रचना में देखो, रचना में हमने क्या किया, इसको मिला दिया, ये वाला मिला दो और इधर इसको मिला दो, ये मिला दो। बहुत आसान क्वेश्चन है। यानी लिखेंगे AP व उधर किसको मिलाया मैंने, QD को मिलाया, को मिलाया। अब आपको पता है कि ये AP के द्वारा आप देख सकते हो कि एक एंगल ये बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा। और AP के द्वारा ही बेटा आप देख सकते हो इसी रेखा के थ्रू एक एंगल ये बन रहा है, ये नहीं बन रहा। यानी मैं इन दोनों एंगल को देखना ध्यान से, अगर मैं इस एंगल को 1 मान लेता हूं, मान लो ये एंगल 1 है, थोड़ी देर के लिए इसको 2 मान लेता हूं, तो देखो ना लिखेंगे एंगल जो 1 है वो एंगल 2 के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 1 आप लोग लिखिएगा कि एक ही वृत्तखंड के कोण है इसलिए बराबर होंगे। देखो ना इसी वृत्तखंड के द्वारा ये बना, इसी के द्वारा ये बना, सिंगल है। ओके, अब आपको पता है कि ये 2 वाला जो एंगल होगा, क्या ये 3 वाले एंगल के बराबर नहीं होगा? क्योंकि ध्यान से देखो कि यही रेखा और ये दोनों रेखा एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही हैं। तो लिखेंगे एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा, बिकॉज शीर्षाभिमुख कोण है। भाई शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर नहीं होते ना, होते हैं ना, शीर्षाभिमुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर हो, इसलिए हमने कह दिया कि इसको ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 2। अब आपको ध्यान से देखो बेटा कि ये जो रेखा मैंने अभी भी खींचा था, ये वाली रेखा, इस रेखा के थ्रू ये एंगल बन रहा है, और इसी रेखा के थ्रू आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला भी एंगल इसी रेखा के थ्रू बन रहा है, ये वाला रेखा, देखो ना। तो ये देखो QD रेखा पर QG जीवा के द्वारा ये 3 वाला एंगल बन रहा है, QG के द्वारा ही यहाँ पर ये C पे बन रहा है। यानी कि मैं अगर इसको 4 लिख दूं तो लिखेंगे एंगल 3 बराबर एंगल 4। यहाँ पर लिखेंगे एक ही वृत्तखंड के कोण है, लिख लेना, एक ही वृत्तखंड के कोण है और एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं इसलिए। अब देखो इसको समीकरण 3 मान लो। मुझे बताओ बेटा 1 2 के बराबर था, 2 3 के बराबर, तो बताओ जब 1 2 के बराबर और 2 3 के बराबर, क्या 1 और 3 आपस में बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। और फिर हमने अभी दिखाया कि 3 4 के बराबर है, और 1 3 के बराबर था और 3 4 के बराबर, इसका मतलब 1 और 4 आपस में बराबर ना हो गए। तो यहाँ पर देखो ना समीकरण 1 व समीकरण 1 2 व 3 से अब देखो 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, 3 4 के बराबर, यानी एक जो है एंगल 1 वो बराबर नहीं हो सकता। एक की जगह पे 2 ही बराबर, 2 की जगह में 3 रख सकता हूं, नहीं रख सकता हूं। और 3 किसके बराबर? 4 के, तो मैं क्या सीधा सीधा 2 की जगह में 4 नहीं रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। अब देखो एंगल 1 जो एंगल था वो ये वाला एंगल था, यानी ACP, एंगल ACP लिख सकता हूं ना इसके जगह में, बराबर 4 क्या था? QCD। आप देख सकते हो एंगल QCD, देखो ना QCD, और यही हमें प्रूव करना था।
प्रूफ हो गया ना। देखने में बड़ा कठिन लग रहा था लेकिन कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए बार बार कहता हूं कि बेटा तैयारी करोगे, बढ़िया से मेहनत करोगे तभी समझ में आएगा। आप प्रैक्टिस करते रहो, फिर से दोबारा आपके सामने क्वेश्चन घूम घूम के आएगा। बिल्कुल भाई ये क्वेश्चन ये वाला इसके बराबर, एक ही वृत्तखंड के कोण है, ये 2 3 के बराबर क्योंकि शीर्षक कोण है, और ये वाले त्रिभुज में और ये वाला दोनों एक ही वृत्तखंड के कोण है, ये इसलिए दोनों बराबर होंगे। तो 3 ये भी 4 के बराबर, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, और यही इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये भी दोनों आपस में बराबर हो गए। और यही प्रूव करना था। कितना आसान क्वेश्चन था ना, उम्मीद नहीं थी। आइए अभी कितने क्वेश्चन भैया? 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है अभी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। कहता है यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित होता है। इस क्वेश्चन में आपको ये करना है कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को व्यास मानकर, 10 नंबर को जरा ध्यान से देखना। 10 नंबर कहता है एक त्रिभुज आपके पास है, कैसा है हमें नहीं पता, हमने एक त्रिभुज ये बना लिया, और इस त्रिभुज में उसने ये कहा है कि इसकी किन्हीं 2 भुजाओं को व्यास मानकर अगर वृत्त खींचे जाए। मान लो एक ये भुजा को मैंने व्यास माना और एक मैंने ये वृत्त खींच दिया। ठीक है, ये लो, ठीक है, और एक दूसरा वृत्त हमें खींचना है। चलो मान लो ये दोनों बिंदु यहां पर कट कर रहे हैं, ये वाले तीसरी रेखा पे। तो हमने क्या किया, एक वृत्त ये वाला खींचा, मान लो ये ABCD था, ABC ये D पर कट कर रहे हैं। तो एक वृत्त हमने ये खींचा जो कि मैंने ये वाला व्यास मानकर खींचा, और दूसरा मैंने इस वाली रेखा को मानकर एक वृत्त खींचा जो कि दोनों एक दूसरे को बिंदु, तीसरे बिंदु को कहां पे कट कर रहे हैं? D पर। तो हमें यह सिद्ध कर देना है कि जो D बिंदु पर कट कर रहे हैं वो तीसरी भुजा पर स्थित है। हमें यह सिद्ध करना है कि जो D बिंदु है ये तीसरी भुजा पर स्थित है। तो एक काम करो, हम इसको मिला देते हैं, इसको मिला दो, ऐसे मिला तो सकते हैं ना, बिल्कुल। तो देखो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं सिद्ध क्या करना है, बाकी आप लिख लीजिएगा। सिद्ध करना है दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी रेखा पर स्थित है। तीसरी रेखा पर स्थित है, ये सिद्ध करना है। बिल्कुल आसान है, ध्यान समझना भाई। तीसरी रेखा पर स्थित होने मतलब भाई ये तो कॉमन ही है, वो तो पहले से भी था, हमको ये वाला सिद्ध कर देना है। उसको नहीं कहते ना कि ये भी तो कॉमन है। तो मुझे बताओ कि ये रेखा क्या थी? ये व्यास था। तो ये व्यास के द्वारा आप ध्यान से देखोगे तो ये एंगल नहीं बन रहा है, बिल्कुल ये एंगल। तो लिखेंगे सिद्ध। सिद्ध में ध्यान से देखना बेटा, नहीं समझ में नहीं आएगा। सिद्ध में देखो ध्यान से, लिखेंगे इसको C1 सर्कल मान लेते हैं, C1 है, ये C2 है, तो थोड़ा लिखने में आसान हो जाएगा। लिखेंगे वृत्त C1 का व्यास AB है, अतः एंगल BDA बराबर 90 डिग्री। यहां पर लिख दोगे अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। बेटा ध्यान समझना, मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात को समझना, मैं ये कह रहा हूं कि आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये वाला तो व्यास था और अर्धवृत्त पर बना, नहीं देखो ना ये वृत्त था, इस वृत्त का ये व्यास है, और अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण क्या होता है? समकोण होता है। इसलिए ये वाला कोण आपका 90 डिग्री हो गया। अब लिखेंगे इसी प्रकार वृत्त C1 में, सॉरी वृत्त C2 में
व्यास आपका क्या है, व्यास AC है, अतः आप ये लिख सकते हो, अतः आप ये कह सकते हो कि कोण जो CDA है वो भी 90 डिग्री होगा। यही अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है ना। अब लिखेंगे समीकरण, अब लिखेंगे बस इतना लिख लिए, इसको डाल लेना। समीकरण 1 है ये आपका और ये आपका समीकरण 2 है। अब लिखेंगे BC एक रेखा है, BC एक सरल रेखा है ना। BC तो आपकी एक सरल रेखा है ही। अब हमें भी बताना है कि D अगर यहां पर भी एक सस्यंश आ गया तो इसका मतलब ये D जो है BC पर स्थित होगा, क्योंकि BC एक सरल रेखा है। यहां पर लिखेंगे एंगल जो BDA निकाले हो और एंगल CDA निकाले हो, उन दोनों का सम निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखो BDA कितना आया था 90 डिग्री, तो 90 रख दिए और प्लस अगला भी 90 बराबर 180 डिग्री, है ना। अतः यहां पर लिखेंगे अतः बिंदु D रेखा BC पर यहां पर लिख दोगे, BC क्या थी, तीसरी रेखा थी ना, तीसरी रेखा पर स्थित है। हेंस प्रूव। नहीं समझ में आया क्या भाई? कहाँ नहीं समझ में आया आपको, आप ये बताइए कहां पर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया भाई? हमने क्या किया कि इसको व्यास मानकर उसने कहा एक वृत्त खींचो, इसको व्यास मानकर दूसरी भुजा को एक व्यास खींचो, तो दोनों का कटान बिंदु होगा वो एक बिंदु ऐसा होगा जो कि तीसरी भुजा पर आएगा। तो हमें इसको दिखाना है कि तीसरी रेखा इस BC भुजा पर है। तो अगर BC पर होगा तो BC तो एक सरल रेखा है ना। अगर BC पर जो भी, अगर ये मान लो एक सरल रेखा खींचा जिसमें चाहे यहाँ आए, चाहे यहाँ आए, चाहे यहाँ आए, चाहे यहाँ, अगर सबका सब एक सस्यंश आ रहा है तो सरल रेखा तो बनाएगा ही। सिंपल ना। तो हमने क्या किया, ये अर्धवृत्त पर बना कोण है तो 90 ये भी होगा, अर्धवृत्त पर बना कोण है ये भी 90 होगा, और 90 का सम कितना होता है, एक सस्यंश, तो ये पूरा एक सस्यंश हो गया, जिसकी वजह से BC पर ही बिंदु D स्थित है। और जब BC पर बिंदु D स्थित है, आपको पता है कि जो D बिंदु है वो BC पर है, और BC क्या थी, एक तीसरी रेखा थी, इसलिए मैंने लिख दिया अतः बिंदु D जो है वो रेखा BC पर अर्थात तीसरी रेखा पर स्थित है। यहां पर एक चीज इसको हटा देना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पर लिख दिया हूं, BC तीसरी रेखा पर स्थित है। सिंपल है ना, हेंस प्रूव। देख लो क्वेश्चन को। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है उभयनिष्ठ AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC सिद्ध कीजिए कि CAD बराबर CAB। कहता है उभयनिष्ठ AC वाले दो समकोण त्रिभुज। 11 नंबर में एक AC वाला दो समकोण त्रिभुज बनाया गया है। चलो हमने एक AC ये बना लिया, एक हमने ये बना लिया, ठीक है ना। और उसने कहा है कि एक और बनाया गया है जिसमें भी यही AC भुजा ही कॉमन है। चलो मैंने बना दिया। उसने ये कहा कि AC है ये, तो मान लीजिए AB है, ABC। कहता है ना कि उभयनिष्ठ AC वाले दो समकोण त्रिभुज हैं ABC और ADC, ABC और ADC। अब भाई ये कर्ण है तो जाहिर सी बात है उसके सामने वाली भुजा तो वही होगी ना। उभयनिष्ठ कर्ण है तो AC दोनों में उभयनिष्ठ है। आगे क्या कह रहा है, आगे कहता है सिद्ध कीजिए कि CAD मतलब ये वाला कोण जो होगा वो क्या होगा, वो बराबर होगा CBD के, अर्थात हमको इसको मिलाना पड़ेगा। हमें सिद्ध करना है ये वाले कोण के बराबर। ध्यान से देखो, मैं क्या एक ऐसा कोई वृत्त नहीं खींच सकता हूं जो कि यहां से होकर जाए और सभी देखो ध्यान से खींच गया। ध्यान समझो, थोड़ा तुमको समझाने के लिए मैंने एक वृत्त बना दिया है। मैंने यहां पर एक वृत्त बना दिया ताकि आपको लोग को समझ में आ जाए। ये लो, मैंने इनके शीर्षों से होकर जाता हुआ एक वृत्त खींच दिया। हमें क्योंकि इसको क्या सिद्ध करना है, ये खींच दिया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत।
अब उसने ये कहा है कि दो समकोण त्रिभुज AB सिद्ध कीजिए कि CAD बराबर इतना। तो मैंने इनके शीर्षों से होकर जाता हुआ एक वृत्त खींच दिया। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, दिया जो है, दिया है दो समकोण त्रिभुज जिसमें कर्ण AC उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक ना। बस सिद्ध करना है, उसको भी लिख देते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, एंगल CAD ये बराबर है बेटा एंगल CBD के, CBD के, ठीक है ना। आइए सिद्ध देखो, या सिद्ध करने से पहले यहां पर हम पहले रचना ही लिख देते हैं। रचना लिखेंगे, शीर्ष ABC व D से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा, खींच दिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से जो सिद्ध करना है, लिखेंगे दोनों त्रिभुज में, देखो ध्यान से आप, ये देखो ये वाला, इसको देखिए ध्यान से, और उसके बाद आप इसे देखिए ध्यान से। ये आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, आपको पता है कि जीवा एक है, उसके द्वारा ये कोण बन रहा है, इसके द्वारा यहां पर लिखेंगे कोण, यही वाला कोण जो पूछ रहा था, एंगल CAD बराबर एंगल CBD। यहां पर लिखेंगे एक ही जीवा, एक ही वृत्तखंड पर, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। हेंस प्रूव, इतना करते ही आपका क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। इति सिद्धम, भाई हमने दिखा दिया कि ये कोण इस कोण के बराबर है। क्यों? एक ही वृत्तखंड के कोण है, एक ही जीवा, देखो ना, ये जीवा के द्वारा ये बन रहा है एंगल, इसी जीवा के द्वारा ये बन रहा है एंगल। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो कि एक ही जीवा द्वारा दो एंगल बने, दो से ज्यादा बने, हमेशा वो सारे एंगल बराबर होंगे, ठीक ना। और एक प्रमेय दूसरी जो हमेशा काम आती है कि किसी वृत्तखंड के द्वारा या केंद्र पर बना कोण उसी वृत्तखंड के द्वारा शेष परिधि पर बने हुए कोण का हमेशा दोगुना होता है। यानी केंद्र पर जो बनेगा वो हमेशा कहीं पर भी वृत्त पर बना दो उसका दुगुना होगा हमेशा। यानी कि अगर मैं कह दूं ये 40 डिग्री है तो यहाँ पे केंद्र मान लो ये केंद्र था, तो इसका मतलब 40 से 80 हो जाएगा, ठीक है। ओके, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज एक आयत है। सिद्ध ये करना है कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत है, चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत है, चक्रीय समांतर चतुर्भुज। ओके, ये हमने एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज बना दिया। A B C D, ठीक है ना, इसका सेंटर है। चक्रीय चतुर्भुज है, इसके हमने ये बना दिया। हमें ये सिद्ध करना है, तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। दिया है, दिया क्या है? चक्रीय समांतर चतुर्भुज। दिया है ABCD, क्या है? ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। ये तो है ही, हमें आयत सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? देखो ध्यान से, सिद्ध करना है ABCD आयत है, आयत है। ओके,
बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान समझना। सिद्ध देखिए इसका, सिद्ध, आइए सिद्ध इसका सिद्ध देखते हैं। सिद्ध में देखो ध्यान से, लिखेंगे चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, उसने बोला ना कि चक्रीय समांतर है, तो चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। अतः आप ये कह सकते हो, अतः AB बराबर क्या होगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए। जो AB है वो CD के बराबर होगा तथा जो AD है वो बराबर हो जाएगा BC। इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। और हमें ये भी पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, नहीं होते? यहाँ पे लिखेंगे तथा जो एंगल A है वो एंगल C के बराबर और जो एंगल B है वो एंगल D के भी बराबर हो जाएगा। इक्वेशन 2 आप लिख लीजिएगा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर, सॉरी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब लिखेंगे चूंकि ABCD एक चक्रीय भी है, एक क्या है, चक्रीय है, अतः आप ये भी कह सकते हो ना कि सम्मुख कोण क्या होंगे, 180 होता है, यानी एंगल A और एंगल C का सम 180 तथा एंगल B और एंगल D का सम भी 180 होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। A और C बराबर, इसलिए मैं A की जगह पर भी C की जगह पर भी A रख सकता हूं, बराबर 180 डिग्री। यहां से A मिलकर के 2A हो जाएगा, 2 एंगल A बराबर 180 डिग्री, तो एंगल A बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 9 जाए 80, मतलब आपने एंगल A दिखा दिया, कितना आ गया 90। अब देखो एंगल A और C दोनों बराबर थे, इसलिए मैंने A की जगह पे, C की जगह पे A रख दिया। अब यहां पर लिखेंगे, अब यहां पर लिखोगे अतः एंगल A बराबर एंगल C था, इसलिए दोनों कितने हो जाएंगे 90 डिग्री। ठीक है, अब इधर आ जाओ, एंगल B को B रहने दो, एंगल DB भी B के बराबर था, इसलिए 180 के बराबर, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसलिए तो एंगल B और B मिलकर के एंगल 2B बराबर 180 हो जाएगा। तो एंगल B आपका हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई, तो 2 9 80 होता है, तो यहाँ से आपने एंगल B निकाल लिया 90 डिग्री। अतः आप यहाँ से भी लिख सकते हो कि जो एंगल B है वो बराबर तो था एंगल D के, इसलिए दोनों ही 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में, इसमें आपने दिखा दिया कि AB जो है वो किसके बराबर थी, CD के बराबर, तथा ये भी दिखा दिया कि जो AD है वो किसके बराबर है, AD बराबर, या एक काम करो, इसको रहने दो, कामा लगाकर लिख दो, AD बराबर आपने BC दिखाया, तथा आपने ये भी दिखा दिया कि जो एंगल A है वो एंगल B है बराबर एंगल C है बराबर एंगल D है बराबर 90 डिग्री है। आप देखो तो ध्यान से, यहां से भाई A और C 90 डिग्री, फिर B और D 90 डिग्री, तो ABCD सभी का सब 90 डिग्री हो गए। अतः आप लिख सकते हो, अतः ABCD एक आयत है, इति सिद्धम। अब बताओ बेटा कहां समझ में नहीं आया है क्वेश्चन, बोलिए बेटा जी, आपको कहां पर दिक्कत हुई इस क्वेश्चन को करने में। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बेहतरीन लाजवाब तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे फिनिश। ठीक है ना, देख लीजिए क्वेश्चन को, कहां नहीं समझ में आया आप कमेंट करके बताइए, और मजा आया है तो जल्दी से कमेंट वगैरह करके बता दीजिए कैसे लगा आज का ये सेशन। और बेटा यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो हो जाता है चैप्टर 10 वो फिनिश। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे फिर जल्द ही नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक है ना, तो वीडियो लाइक वगैरह कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे फिर उसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।